हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्रेन में। आज हम बात करने वाले हैं 50-50 क्वेश्चन सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट 6 की। हमने अभी तक 5 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। आप उसको चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस। आइए इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बुद्ध के समकालीन राजाओं को उनके राज्यों से सुमेलित कीजिए। एक तरफ राजा लिखा हुआ है, दूसरी तरफ ये लिखा हुआ है वो किस राज्य से संबंधित थे। एक तरफ है प्रद्योत, उदयन, प्रसेनजित, अजातशत्रु, दूसरी तरफ है मगध, वत्स, अवंती और कौशल। तो इनको मिलाना है। तो प्रद्योत जो थे उनका संबंध अवंती राज्य से था। उदयन का संबंध जो था वो वत्स राज्य से था। प्रसेनजित का संबंध जो था वो कौशल से था। और अजातशत्रु का जो संबंध था वो मगध से था। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे। प्रद्योत, अवंती, उदयन, वत्स, प्रसेनजित, कौशल और अजातशत्रु, मगध। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? तो आपको ये पता है कि कुतुब मीनार जो है इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था। ठीक है, और ये जो उसके गुरु थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी स्मृति में वो उसने बनवाना प्रारंभ किया था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका निर्माण कार्य जो है वो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। ठीक है, लेकिन ये शुरुआत में जब बन रही थी तो 4 मंजिल की ही बनी थी, लेकिन इस पर बिजली गिर गई। तो बिजली गिरने के बाद में इसकी मरम्मत की गई और मरम्मत करने के बाद इसको 5 मंजिल का बना दिया गया। ठीक है, तो 5वीं मंजिल का जो निर्माण करवाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है, सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो हिंदू अधिकारियों की सबसे ज़्यादा नियुक्ति की है वो औरंगजेब ने की है, और औरंगजेब के समय ही सबसे ज़्यादा मुगल प्रांतों की संख्या भी थी। ठीक है, अगला है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? अल फहरिस्त, किताब उल बयां, मज्म अल बहरीन या फिर सिर्रे अकबर? तो जो ये दारा शिकोह था ये शाहजहां का पुत्र था, और शाहजहां जो है इसको चाहता था कि उत्तराधिकारी बने, क्योंकि ये सारे पुत्रों में सबसे ज़्यादा विद्वान था। ठीक है, और जो है ये इसने जो है अथर्ववेद और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था, और जो इसने उपनिषदों का अनुवाद करवाया था फारसी में उसका नाम था सिर्रे अकबर। ठीक है, अगला है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था हेमू और अकबर के बीच, हुमायूं और शेरशाह के बीच, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच या फिर नादिर शाह और मुगलों के बीच? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो तीसरा युद्ध हुआ था वो बालाजी बाजीराव के समय हुआ था। ठीक है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1761 में हुआ था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठा उस टाइम कौन था? आप कहेंगे बालाजी बाजीराव थे। ठीक है, इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। ठीक है, अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वीडियो मैंने कराया है उसमें मैंने बताया भी है। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद, शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर बदरुद्दीन तैयब जी? तो जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के वो थे हमारे बदरुद्दीन तैयब जी। और जो कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है, 1887 में, क्योंकि 1885 में कांग्रेस बनी, तो पहला 85 में, दूसरा 1886 में, तीसरा 1887 में। तो जो तीसरा अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। ठीक है, अगला है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड डफरिन के समय, लॉर्ड लिटन के समय, लॉर्ड मेयो के समय या फिर लॉर्ड रिपन के समय? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहली जनगणना जो हुई थी वो लॉर्ड मेयो के समय हुई थी 1871-72 में। और जब आपसे क्वेश्चन आ जाए कभी कि भारत में नियमित जनगणना किसके समय में शुरू हुई, तो वो लॉर्ड रिपन के समय में शुरू हुई थी। ठीक है, अगला है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई थी वह था? भगत सिंह, बिपिन चंद्रपाल, जतिन दास या फिर SC बोस? तो जो ये लाहौर षड्यंत्र के केस में कुछ कैदी बंद किए गए थे जेल में, जिसमें से भूख हड़ताल के कारण
जतिन दास का देहांत हो गया था। ठीक है, 64 दिन ये अनशन पे 63 दिन बैठे थे, 64वें दिन इनको भूख हड़ताल के कारण जो है मृत्यु हो गई थी इनकी। अगला है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि अभी का जो सीन है वो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में एक जगह है लहुरा देव। ठीक है, वहाँ से जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। कहीं कहीं आंसर आपको मेहरगढ़ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मेहरगढ़ इसका आंसर पहले हुआ करता था, लेकिन मेहरगढ़ में सबसे पुराना ये मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान में है, जो पाकिस्तान में है। तो अगर आपसे ऑप्शन में लहुरा देव नहीं दिया है तो आप मेहरगढ़ को टिक करोगे। यहाँ से गेहूं का साक्ष्य मिला है, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, कोल ढीवा से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहा जाए जो अभी नई नई जो खोजें हुई हैं, नई नई खुदाई हुई है, उससे जो पता चला है तो संत कबीर नगर में जो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है वहाँ पे लहुरा देव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लहुरा देव से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और किसी किसी में मेहरगढ़ भी आंसर होता है। अपने बुद्धि विवेक से जो है इसको आप आंसर करेंगे। ठीक है, अगला है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से या फिर मिस्र से? तो इसका आंसर हो जाएगा ईरान से। ठीक है, अवेस्ता और ऋग्वेद में काफ़ी ज़्यादा समानताएं हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जो आर्य थे वो जब आ रहे थे तो अपने जो साथ के लोग थे उनको, कुछ लोग जो है ईरान में बस गए और कुछ लोग भारत में आ गए। मतलब जो ऋग्वेद में बातें की गई हैं और अवेस्ता जो ईरान का ग्रंथ है उसमें जो बातें की गई हैं उसमें कुछ कुछ समानताएं हैं। ठीक है, अगला है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देती है। और जो ये समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया गया है प्रयाग प्रशस्ति में, और इसकी रचना जो है वो हरिशेर ने की है और ये चंपू शैली में लिखा गया है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति। अगला है, प्राचीन भारत में निम्न में से किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? सातवाहन, शक, कुषाण या फिर पार्थियन? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोने के सिक्के जिन्होंने चलवाए थे वो थे, नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए थे वो थे कुषाण। ठीक है, और जो सातवाहन वंश थे उन्होंने सबसे पहले शीशे के सिक्के चलवाए थे, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और जो इंडो ग्रीक शासक थे उन्होंने सोने, तांबे और चांदी तीनों के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, और जो ये कुषाण शासक थे इन्होंने सर्वप्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसने नियमित रूप से सोने का सिक्का चलवाया तो आप कहेंगे कुषाण। किसने सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने का सिक्का चलवाया? वो भी कुषाण। और किसने शीशे के सिक्के चलवाए? वो कौन थे? सातवाहन। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? गौतमी पुत्र शतकर्णी का नासिक प्रशस्ति, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख या फिर स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख? ठीक है, ये बताना है कि किसमें जो है किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, इसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था जो सौराष्ट्र प्रांत में थी, और अशोक ने इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। तो सुदर्शन झील की बात की गई है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का नाम आया है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था, उसके बाद में अशोक ने इस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? ठीक है, ये बताना है किसने किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर शेर शाह सूरी? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अगला है, निम्न कारागारों में से किसमें जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अलीपुर सेंट्रल जेल, अहमदनगर फोर्ट जेल, यरवदा जेल, देवली कैंप जेल? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू की बुक बहुत फेमस है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो गांधी जी को बंदी बना लिया गया और उनको आगा खां पैलेस भेज दिया गया। ठीक है, आगा खां पैलेस में उनको रखा गया था, और उसी टाइम पे उसी भारत छोड़ो आंदोलन में नेहरू जी को बंदी बनाकर महाराष्ट्र के अहमदनगर फोर्ट
में रखा गया था। ठीक है, अहमदनगर का जो किला था उसको अहमदनगर फोर्ट जेल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस फोर्ट को, उस किले को जेल में तब्दील कर दिया गया था। तो वहीं पर जो है अहमदनगर फोर्ट में जवाहरलाल नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक बुक लिखी थी। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सही सम्मिलित है? नागरिकता संविधान का भाग 3, मौलिक अधिकार संविधान का भाग 4, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 5 या फिर राज्य संविधान का भाग 6। तो देखिए इसमें जो है नागरिकता जो है संविधान का भाग 3 ये गलत है क्योंकि ये भाग 2 में है। ठीक है, मौलिक अधिकार संविधान का भाग 4 ये भी जो है आपका गलत है क्योंकि मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 5 ये भी गलत है क्योंकि ये भाग 4 के का में है। ठीक है, भाग 4 का में है ये। और जो राज्य है, राज्य की अवधारणा संविधान के भाग 6 में दी गई है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा या फिर राज्यसभा अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, और ये जो लोक लेखा समिति है इसके बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं कि ये सबसे पुरानी समिति है। इसमें 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य जो हैं राज्यसभा के होते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ठीक है, और लोकसभा के अध्यक्ष जो है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। ठीक है, जरूरी चीज़ें जो थी मैंने बता दी इसके बारे में। अगला है, संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फिर फ्रांस के संविधान से। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मौलिक कर्तव्य की जो अवधारणा है वो रूस के संविधान से ली गई है और हम सबको पता है कि ये जो है भाग 4 का में है मौलिक कर्तव्य। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया संविधान में। और जो मूल अधिकारों की अवधारणा है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है और संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो जो मौलिक कर्तव्य का विचार है वो कहाँ से लिया गया है? रूस के संविधान से, इसको याद रखिएगा। अगला है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान द्वारा सुनिश्चित एक मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व का एक अंग है, मौलिक कर्तव्य है या फिर आर्थिक अधिकार है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो समान कार्य के लिए समान वेतन है ये अनुच्छेद 39 घ में दिया गया है। ठीक है, ये जो है मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है। ठीक है, ये 39 घ में दिया गया है और ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसमें? नीति निर्देशक तत्व का एक अंग है डीपीएसपी। अगला है, किसी राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पदमुक्त किया जा सकता है, वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, इसलिए पहला सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है। ठीक है, वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी सही है। लेकिन जो ये तीसरा है ये गलत है। ठीक है, जो है इसका जो राज्यपाल का जो है राज्य की विधायिका जो है उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पदमुक्त किया जा सकता है, ये गलत है। क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित और अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है या फिर जो है राष्ट्रपति जब चाहे वो राज्यपाल को हटा सकता है। ठीक है, ये राज्य की विधायिका इसमें कुछ नहीं कर सकती है। ठीक है ना, राज्य विधायिका उसको पद से नहीं हटा सकती है। तो इसलिए जो तीसरा ऑप्शन है ये आपका गलत इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र व राज्य के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन या फिर संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। ठीक है, बताना है इसमें से कौन सा मामला है जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। ठीक है, तो जो ये मूल अधिकारों का प्रवर्तन है यही दोनों की अधिकारिता में आता है, क्योंकि
अनुच्छेद 32 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय इस पर सुनवाई कर सकता है अगर किसी के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत उच्चतम न्यायालय उस पर सुनवाई कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत किसी के मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो उस पर सुनवाई करता है। ठीक है, जबकि केंद्र और राज्यों के बीच में अगर विवाद होता है तो वो उच्चतम न्यायालय के पास जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 131 के तहत। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों का प्रवर्तन। ठीक है, इसी में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता क्षेत्र में ये आता है। अगला है, निम्न में से सही जोड़े को मिलाएं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक तरफ त्यौहार दिया हुआ है, एक तरफ राज्य दिया हुआ है, बताना है कौन सा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। बिहू जो है ये असम में मनाया जाता है। ओणम जो है, ओणम लिखा है, ओणम होता है ये, ओणम जो है वो केरल मनाया जाता है। पोंगल जो है तमिलनाडु का त्यौहार है और वैसाखी जो है पंजाब का त्यौहार है, इसको याद रखिएगा। अगला है, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोल भंडारण हेतु, हीरा की खानों के लिए, आणविक पावर कारखानों के लिए या फिर बहुउद्देशीय नदी परियोजना हेतु। तो ये जो अंकलेश्वर है ये गुजरात में है और ये पेट्रोल भंडारण हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको ऐसे याद रखिएगा। तो जो अंकलेश्वर है और खंबात की खाड़ी का क्षेत्र है ये पेट्रोलियम पदार्थों का यहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, और यहाँ से जो गुजरात का ये क्षेत्र है अंकलेश्वर का, यहाँ से जो कच्चा तेल प्राप्त होता है उसको शोधन के लिए ट्रांबे तथा कोयले की शोधनशाला में भेजा जाता है। ठीक है, अगला है, वायुमंडल में ओजोन परत वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती है, पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है या फिर वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न करती है। तो हम सब लोग जानते हैं कि जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, और इसका जो है ये 12 से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है और ये सूर्य से जो खतरनाक पराबैंगनी किरणें या फिर अल्ट्रा वायलेट किरणें आती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। ठीक है, ये हमें त्वचा कैंसर से बचाती है, ऐसे याद रखिए। ठीक है, तो ये पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करती है। ठीक है, त्वचा कैंसर जो होता है उससे हमें बचाती है। अगला है, निम्न में से किसका सुमेल नहीं है। ठीक है, ये शहर हैं और किस नदी किनारे हैं ये बताना है। बोन राइन नदी के किनारे, काहिरा नील, न्यूयॉर्क हडसन या फिर वियना वोल्गा, ये बताना है कि किसका सुमेल सही नहीं है। तो बोन जो है राइन नदी के किनारे है, बिल्कुल सही है। काहिरा नील नदी किनारे है, ये भी सही है। न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे है, ये भी सही है। इसको बार बार पूछा गया है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, न्यूयॉर्क वाला। वियना वोल्गा ये गलत है क्योंकि वियना जो है वोल्गा की नदी के किनारे नहीं, ये डेन्यूब नदी के किनारे है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है, एशिया व उत्तरी अमेरिका को जो जल डमरू मध्य अलग करता है वह है बेरिंग जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य या फिर मलक्का जल डमरू मध्य। बताना है कि एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेरिंग जल डमरू मध्य। ठीक है, और जो ये बेरिंग जल डमरू मध्य है ये बेरिंग सागर को चुक्सी सागर से जोड़ता भी है। ठीक है, ये उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करता है लेकिन बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ता भी है। और जो पाक जल डमरू मध्य है ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। मलक्का जल डमरू मध्य जो है वो अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर के मध्य स्थित है। ठीक है, और जो ये मलक्का जल संधि है ये जो है मलेशिया और इंडोनेशिया को अलग करती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति जेनेवा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग, यूरोपियन आर्थिक संघ ब्रुसेल्स या फिर खाद्य एवं कृषि संगठन न्यूयॉर्क। बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो पहला जो रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय है जेनेवा, बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग में है, ये भी बिल्कुल सही है। यूरोपियन आर्थिक संघ ब्रुसेल्स में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन खाद्य एवं कृषि संगठन न्यूयॉर्क में नहीं है, ये रोम में है। ठीक है, रोम में है, रोम में, इसको याद रखिएगा। ये इसको FAO भी बोलते हैं। ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन, ये रोम में है, रोम इटली में है। ठीक है, आगे याद रखिएगा। अगला है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, ठीक है,
वह कुछ ऊपर उठ जाता है, वह कुछ नीचे जाता है, वह उसी तल पर रहता है, या फिर वह समुद्र की तली में डूब जाता है। ये देखिए साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा वह कुछ ऊपर उठ जाता है, ठीक है। क्योंकि जो समुद्र का जल है उसका घनत्व जो होता है वो नदी के जल के घनत्व से काफ़ी अधिक होता है, क्योंकि समुद्र में कई प्रकार के और भी लवणों की अधिकता होती है जो उसमें घुले होते हैं, ठीक है। तो समुद्र का जो जल है वो उसका घनत्व ज़्यादा होता है नदी के जल की अपेक्षा, इसलिए जब नदी से सागर में कोई भी जहाज जाता है तो वो कुछ ऊपर उठ जाता है, ठीक है। अगला है, गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण, हीलियम नाइट्रोजन मिश्रण, ऑक्सीजन एसिटिलीन मिश्रण, या फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिश्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण। जो गोताखोर समुद्र में जाते हैं, ठीक है, वो हीलियम ऑक्सीजन मिश्रण का जो गैस होती है उसका एक सिलेंडर लेकर जाते हैं, ठीक है। जो हीलियम गैस होती है पानी के अंदर उच्च दाब पर रक्त में विलेय होती है, ठीक है। इसीलिए गोताखोरों को पानी के अंदर जब इसको लगाए रहते हैं तो सांस लेने में कठिनाई नहीं होती है, ठीक है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं, ठीक है। एक तरफ दिया है शुष्क बर्फ, जीन थेरेपी, क्रायोजेनिक्स, कोबाल्ट 60, और दूसरी तरफ दिया हुआ है कैंसर का उपचार, पुनर्जीवित हेतु जीवित पिंडों का जमन, ठोस CO2, रक्त रोगों का उपचार। हमने पहले ही बताया कि जिसमें जो है जो आपको सबसे ज़्यादा आता रहे पहले उसी को हम मिलाते हैं, ठीक है। तो शुष्क बर्फ को हम मिला देंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। जीन थेरेपी को हम मिला देंगे रक्त रोगों के उपचार से, क्रायोजेनिक्स को हम मिला देंगे पुनर्जीवित हेतु जीवित पिंडों का जमन, और कोबाल्ट 60 को हम मिला देंगे कैंसर रोगों का उपचार, ठीक है। इसको याद रखिएगा आप। अगला है, निम्न में से किसमें प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी होती है? प्रोटीन, वसा, शर्करा, या फिर ग्लूकोज। तो वसा में सबसे ज़्यादा प्रति ग्राम कैलोरी होती है, ठीक है, 9.4 प्रति ग्राम कैलोरी होती है वसा में, जबकि कार्बोहाइड्रेट में प्रति ग्राम कैलोरी जो होती है 4.1 होती है, और प्रोटीन में जो है 4.0 प्रति ग्राम कैलोरी होती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे अधिक कैलोरी वसा में। अगला है, रक्त समूह की खोज की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, विलियम हार्वे ने, रॉबर्ट कोच ने, या फिर कार्ल लैंडस्टीनर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो रक्त समूह या फिर ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने बताया था कि कई ग्रुप के होते हैं ये, AB और O, ठीक है। और जिसमें पहला नाम दिया हुआ है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का, इन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, ठीक है। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की थी, और रॉबर्ट कोच ने TB के कीटाणुओं की खोज की थी, ठीक है, याद रखिएगा आप। अगला है, मानव हृदय का प्रथम शल्य प्रतिरोपण किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलियम डी ब्रिज द्वारा, क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा, गरहार्ड हेंस द्वारा, या फिर जोसेफ लिस्टर द्वारा। तो मानव हृदय का जो प्रथम सफल शल्य प्रतिरोपण हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका है, उसके चिकित्सक थे क्रिश्चियन बर्नार्ड, उन्होंने किया था, ठीक है। और इसी कारण बर्नार्ड का नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। अगला है, एस्ट्रोजन क्या है? अस्थि, हार्मोन, एंजाइम, विटामिन, ठीक है। तो ये जो एस्ट्रोजन है ये हार्मोन है, और मेन रूप से कह सकते हैं कि ये मादा हार्मोन है, ठीक है। अगला है, नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्न में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? कुकुर खांसी, टिटनेस और खसरा, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, टिटनेस, खसरा, चेचक, या फिर कुकुर खांसी, खसरा, चेचक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, ठीक है। और जो ये वैक्सीन होती है ये बच्चों को बचपन में ही लगा दी जाती है, ठीक है। और खसरा और चेचक के लिए अलग से वैक्सीन दी जाती है। ये जो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है इसमें यही तीनों आती हैं, ठीक है, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, इसको याद रखिएगा। अगला है, सतत विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है, जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, या फिर उपरोक्त सभी।
ठीक है ना। सतत विकास का मतलब ये है टिकाऊ विकास, मतलब रेगुलर विकास होता रहे, ठीक है। तो इसमें जैव विविधता, पर्यावरण, मृदा का संरक्षण, ये सभी चीज़ें इसमें जो है आवश्यक होती हैं, ठीक है। और इसके साथ में अगर हम गरीबी का निवारण भी कर लें, जनसंख्या का नियंत्रण भी कर लें तो ये भी आवश्यक है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, ये तीनों इसके सही जवाब हैं। अगला है, निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है, ठीक है। सामान्य सभा, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, या फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। तो इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है, ठीक है, बाकी सबका है। अगला है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, ठीक है। कोयला, परमाणु, पेट्रोल या फिर सौर ऊर्जा। तो सबको पता है कि सौर ऊर्जा से कोई प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। अब तो कोई पूछे कि सौर ऊर्जा के अलावा कौन कौन सी ऊर्जा है, तो जो पवन ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, समुद्री ऊर्जा है, इन सब से जो है कोई प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। अगला है, ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण हेतु, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान, पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु, या फिर मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान, ठीक है। ग्लोबल 500 पुरस्कार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपी टेट में पूछा जाता है, सुपर टेट में पूछा जाता है, ठीक है, कई बार पूछा गया है। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है ये पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है, ठीक है, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, ठीक है। अगला है, निम्न में से विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। बछेंद्री पाल, जुनको तबी, या फिर वैलेंतियाना तेरेस्कोवा, या फिर सैली रॉयड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैलेंतियाना तेरेस्कोवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किए गए। देखिए करंट का क्वेश्चन शुरू हो गया। डियोप मार्शल, डेविड डियोप, अरुंधति राय, या फिर शशि थरूर। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 जो दिया गया है वो डेविड डियोप को दिया गया है, ठीक है। और किस उपन्यास के लिए दिया गया है, उसका नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है, इसके लिए इनको दिया गया है। अगला है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपके यूपी में कई बार पूछा गया है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1974 में हुई थी, और जो नारा दिया गया था वो था ओनली वन अर्थ, ठीक है, इसी नारे के साथ में इसको शुरू किया गया था। क्या नारा था, ओनली वन अर्थ। अगला है, नीति आयोग द्वारा जारी SDG इंडेक्स 2021 में भारत के किस राज्य को पहला स्थान मिला है। उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो है 74 अंकों के साथ केरल जो है वो पहले स्थान पर है, जबकि हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। मैंने जो करंट का वीडियो बनाया हुआ है इसके पहले, काफ़ी सारे बनाए हैं, आप उसको देखिए, उसमें सारे इंडेक्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। अगला है, CBI के नए डायरेक्टर कौन बने हैं। विकास जायसवाल, सुबोध जायसवाल, रितेंद्र सिंह, या फिर जसविंदर सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुबोध जायसवाल, ठीक है। अगला है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं नरेश बन्ना, विजय बन्ना, विजय कपूर, या फिर जय शाह। तो जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है नरेश बन्ना, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के सदस्य भी हैं और भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है, नरेश बन्ना, याद रखिएगा। अगला है, स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन में किस राज्य को पहला स्थान मिला। केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर झारखंड। तो जो स्मार्ट सिटी मिशन योजना में पहला स्थान है वो झारखंड को मिला है और दूसरा स्थान जो मिला है वो राजस्थान को मिला है। अगला है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में PM मोदी ने किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की। E100 पायलट प्रोजेक्ट, E200 पायलट प्रोजेक्ट, E300 पायलट प्रोजेक्ट, या फिर E400 पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा E100 पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। और जो ये मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है E100 पायलट प्रोजेक्ट की, उसका जो उद्देश्य है वो है 2025 तक पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण को बढ़ावा देने के साथ पेट्रोल पर निर्भरता को कम करना, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अगला है, मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया। बलबीर सिंह सीनियर,
शहीद भगत सिंह, मेजर ध्यानचंद या फिर ग्रेट खली। तो मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का जो नाम बदल कर रखा गया है वो बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर? बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर। और ये जो बलबीर सिंह सीनियर हैं, इन्होंने भारतीय हॉकी टीम को 3 बार ओलंपिक चैंपियन बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, अगला है फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब जीता। अब ये ऑप्शन बताना है। नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, क्रिस्टीना लेगार्ड, रोजर फेडरर। ठीक है, तो जो फ्रेंच ओपन 2021 का खिताब जीता है वो सर्बिया के जो प्लेयर हैं नोवाक जोकोविच, उन्होंने जीता है। और उन्होंने ग्रीक के स्टेफानोस सिपास को हराकर ये खिताब जीता है। ठीक है, याद रखिएगा, फ्रेंच ओपन 2021 नोवाक जोकोविच। अगला है पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेटर टॉट मी के लेखक हैं। ठीक है, जो पुस्तक है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेटर टॉट मी, इसके लेखक कौन है? भारत सुंदरसन, शशि थरूर, कपिल देव, सौरभ गांगुली। तो इसके लेखक जो हैं वो हैं भरत सुंदरसन। ठीक है, और ये जो बुक है ये सुरेश रैना के जीवन पर आधारित है। ठीक है, जो बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेटर टॉट मी, ये जो बुक है ये सुरेश रैना के जीवन पर, आप जानते होंगे सुरेश रैना क्रिकेटर हैं। ठीक है, और इनके जीवन पर आधारित है। और जो सुरेश रैना के क्रिकेट खेलते टाइम इनके जो पूरे करियर के विभिन्न पक्ष थे उन्हीं की इस बुक में चर्चा की गई है। ठीक है, इस तरह से आपका जो है ये भी प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ में। आप लोग सारे वीडियो देखते रहिए। ठीक है, पुराने वीडियो भी देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके आने वाले पेपर्स में। धन्यवाद।